Hello everyone, welcome to our channel. As we were doing order 8, that was written statement, and we have covered till rule 5. We also discussed rule 10. Today we will see very important rule of order 8 CPC, that is rule 6, which is related to set of claims. In a written statement there are set of claims that we are going to discuss. Set of claims basically क्या होते हैं? Only in case of recovery of money. जब आपके केसेस रिलेटेड टू मनी रिकवरी होते हैं तभी ये रूल लगता है सेट ऑफ का. सेट ऑफ बेसिकली क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ क्रॉस क्लेम. कोई अगर आपसे पूछे तो सेट ऑफ क्या है? क्रॉस क्लेम. एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ बच्चे. फॉर एग्जाम्पल ए है, ए बी पर केस कर देता है. किस चीज का? फॉर रुपीज सपोज 20,000 की बी ने मेरे 20,000 रुपये देने हैं. अब क्या करता है बी इन रिस्पॉन्स, मतलब अब ये ए ने प्लेंट डाली ना, अब बी क्या करता है? रिटर्न स्टेटमेंट जब फाइल करेगा तो बी ए पर दोबारा से केस कर देगा. और किस चीज का? कि ए ने मेरे 10,000 देने हैं. सो नाउ व्हेन बी केस अपॉन ए अलोंग विद हिज रिटर्न स्टेटमेंट, इट विल बी द केस ऑफ सेट ऑफ. अंडरस्टूड? सो बेसिकली क्या है? ओरिजिनल सूट जो होता है इज फॉर रिकवरी ऑफ मनी. ओरिजिनल सूट मतलब जो ए ने बी पर डाला था वो रिकवरी ऑफ मनी था. ए सूट इज मनी सूट. इट कैन बी अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ असर्टेन मनी. जरूरी नहीं है कि उसकी सर्टेनिटी हो, असर्टेन मनी हो सकती है. और इट कैन बी अ क्लेम फॉर डैमेजेस ओनली. आफ्टर दैट क्या होता है? जो डिफेंडेंट बी क्लेम करता है दैट इज फॉर असर्टेन्ड अमाउंट. लीगली रिकवरेबल होता है. इट मीन्स इट इज नॉट बाउंड बाय और बेयर्ड बाय एनी रेस जुडिकाटा एटसेट्रा. And both parties fill the same character, means they have same legal capacity, same title, plus defendant claim is within the pecuniary jurisdiction of the court. तो आपको ये समझ में आया क्या क्या कंडीशन है? दैट सूट जो होना चाहिए वो रिकवरी ऑफ मनी का होना चाहिए. मनी मस्ट बी असर्टेन, मीन्स मेजरेबल होनी चाहिए, असर्टेन भी हो सकती है. मनी मस्ट बी लीगली रिकवरेबल, मतलब वो इलीगल वर्क के लिए ना क्लेम कर रहा हो. Money must be recoverable by defendant or by all the defendants. It must be recoverable from the plaintiff only, means उनके title same parties, same title, same title. Then money must not exceed the pecuniary jurisdiction of court where suit is ब्रोट. जहां पे आपने सूट लेके आए हैं जिस कोर्ट में, जो उसकी जुरिस्डिक्शन है, आपको उसकी जुरिस्डिक्शन को क्रॉस नहीं करना है. बोथ द प्लेंटिव्स एंड डिफेंडेंट मस्ट बी इन सेम कैरेक्टर व्हेन सेट ऑफ इज फाइल्ड. सो दे मस्ट हैव द सेम कैरेक्टर. देयर मस्ट बी अ पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन of court. So these are the few conditions which must be fulfilled before you file the set of claim. Suppose जो plaintiff है, he has filed the suit claiming damages for the sum total against the defendant. Suppose कीजिए in Delhi before a civil judge, and amount तो fix नहीं है, पर मान लो कि plaintiff ने अपने calculations के अनुसार 15 लाख रुपीस मांगे हैं. This is plaintiff, this is defendant. उसने defendant पर claim डाला है कितने का? 15 लाख रुपीस का. ओके. अब डिफेंडेंट हैज अ क्लेम ऑफ 30 लाख रुपीज अगेंस्ट द प्लेंटिफ. जब डिफेंडेंट अपनी रिटन स्टेटमेंट डालेगा तो वो क्लेम कर रहा है कितने? 30 लाख. ओके, अगेंस्ट प्लेंटिफ. सो नाउ क्वेश्चन इज, कैन डिफेंडेंट क्लेम द सेट ऑफ अगेंस्ट प्लेंटिफ? क्या वो कर सकता है क्लेम? द आंसर इज नो, he cannot claim. Why? Reason being that the Delhi court की जो jurisdiction है, it's only 20 lakh rupees. So defendant सिर्फ 20 लाख तक ही क्लेम कर सकता है, उसके ऊपर वो क्लेम नहीं करेगा. तो डिफेंडेंट को बेटर होगा कि वो अपने सूट अलग ही फाइल करे, किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर फाइल करे. बिकॉज यहाँ पर वो जुरिस्डिक्शन की अमाउंट से, जो जुरिस्डिक्शन की लिमिट है, उसको क्रॉस कर रहा है. अगर डिफेंडेंट ने सिर्फ 20 लाख अभी क्लेम कर लिया है और वो 10 लाख को बाय चांस छोड़ देता है, तो अब बताइए दैट विल बी अ रिलिक्विशमेंट, और लेटर ऑन दैट विल बी बेयर्ड बाय क्या होगा? सो इट इज लाइक, अगर वो अभी जस्ट 20 क्लेम कर रहा है और 10 को स्किप कर रहा है, सो ऑर्डर टू रूल 2 के अकॉर्डिंग इट विल बी अ रिलिंक्विशमेंट.
So it is better that he doesn't file the suit, वो suit file ही ना करे here, and he file this suit before any district court. But in case he does so, then he can do only for 20 lakh, because jurisdiction of civil judge is only 20 lakh. Remaining 10 lakh will have to be relinquished. So here you know about the terms क्या होंगी, jurisdiction pecuniary limit से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दोनों पार्टीज को सेम कैरेक्टर, एंड डिफेंडेंट को क्लेम लीगली रिकवरेबल होना चाहिए. डिफेंडेंट क्लेम शुड बी ऑफ असर्टेन्ड क्लेम, सम ऑफ मनी फिक्स मनी होनी चाहिए, ओरिजिनल सूट शुड बी ओनली फॉर द रिकवरी ऑफ मनी से रिलेटेड होना चाहिए, एंड दैट कैन बी अनलिक्विडेटेड मनी ऑल्सो. So elements you know about: the original suit for a set of claims should be a money claim. Defendant has a different cause of action, then defendant has another cause of action that is for ascertained money which is legally recoverable. Plus जो both the parties हैं, they must have same legal capacity in both the claims, and claim of the defendant is not beyond the pecuniary jurisdiction of the court. I hope you understood this. I'll give you one more example. Suppose कीजिए A has a cause of action against B. ये A है और ये B है. A again का cause of action है. Now this cause of action is for some money claim. Now it may be ascertained money claim भी हो सकती है और unascertained money claim. Unascertained means उसको अभी अमाउंट का अंदाजा नहीं है कितनी परफेक्ट अमाउंट है. अब क्या है, A can file his separate suit and B can also file his separate suit. दोनों अलग अलग सूट फाइल करते हैं. There is no problem in that. But just to prevent multiplicity of proceedings कोर्ट्स में, ताकि केसेस बढ़े ना, सूट का नंबर ना बढ़े, just to stop that and just to enable both of them had got money claim, दोनों का money claim है, म्यूचुअल अमाउंट जो है वो एडजस्ट हो सकती है एक दूसरे के अगेंस्ट. A gets the decree of 20 lakh, B gets the decree of 15 lakh, then it will be adjusted और सिर्फ उनको जो बैलेंस है 5 लाख ही एक दूसरे को देना पड़ेगा. ठीक है. So it will be given to A, and just to prevent multiplicity of proceedings, set off and counter claim is enabling. It enables the defendant to claim set off, and counter claim is not mandatory. मतलब आपको ये mandatory नहीं है. You can file a separate suit if you have any money claim against the same plaintiff. But अगर क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स रोकने के लिए कोर्ट क्या करती है, दोनों सूट्स को एक इकट्ठा करके और जो बैलेंस अमाउंट है वो देनी पड़ती है. जैसे यहाँ ए का क्लेम था 20 लाख का, बी का था 15 लाख का, तो यहाँ पे जस्ट बी को ए को कितना देना पड़ेगा, 5 लाख. Okay, so you are free to file a separate suit also. If A files a suit against B, so this is plaint of A. In reply to that plaint, B files written statement. In same way, written statement, he also claim his cause of action, which he will call set off. And provided it is unascertained money claim, B will have to file a court fees. So if he is claiming it on the same suit, then B will also have to file a court fees. क्योंकि यहाँ पर B दूसरे केस में क्या बन जाता है, प्लेंटिफ, और ये बन जाता है डिफेंडेंट. तो अब नेक्स्ट केस में बी को कोर्ट फी पे करनी पड़ेगी. इन रिप्लाई टू दैट फ्रॉम ए विल फाइल रिटर्न स्टेटमेंट. अब ए यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट देगा बिकॉज ए का रोल होगा डिफेंडेंट का टू सेट ऑफ क्लेम. सो फॉर द सेट ऑफ क्लेम द डिफेंडेंट बिकम्स प्लेंटिफ, एंड सेट ऑफ क्लेम में क्या होगा, प्लेंटिफ बिकम्स द डिफेंडेंट. दिस इज सेट ऑफ. इसमें पार्टीज का कैरेक्टर चेंज हो जाता है बट उनका टाइटल सेम रहता है. पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को वो क्रॉस नहीं करते हैं. द डिफेंडेंट इन द सेट ऑफ क्लेम और काउंटर क्लेम विल बी कॉल्ड द प्लेंटिफ, एंड प्लेंटिफ इन द रिटन स्टेटमेंट दैट विल बी कॉल्ड अ डिफेंडेंट. दिस इज योर रूल 6 ऑफ ऑर्डर 8. तो अब हम आ जाते हैं ऑर्डर 8 रूल 6 क्लोज 2. क्लोज 2 क्या बात करता है, एग्जाम्पल ए ने बी के ऊपर सूट कर दिया है. ए ने बी के ऊपर, अब बी ने ए के ऊपर सूट कर दिया सेम मैटर पे, तो इसको बोलते हैं क्रॉस सूट. ठीक है ना, सेम मैटर है, वही पैसे का लेन देन है, तो दिस इज क्रॉस सूट. दे आर जस्ट कंपेयरिंग इट टू द क्रॉस सूट. ए विल कंसीडर टू द प्लेंटिफ एंड बी विल बी कंसीडर टू द डिफेंडेंट, और हेयर बी विल बी प्लेंटिफ और ए विल बी द डिफेंडेंट. तो दोनों को जो भी अमाउंट आएगा म्यूचुअल एडजस्टमेंट के बाद, जिसके पास ज्यादा बड़ा अमाउंट है, ही विल गेट द ओरिजिनल सूट या ओरिजिनल क्लेम. जैसे यहाँ पर बैलेंस ए को जा रहा था तो ए को ओरिजिनल क्लेम मिलेगा. ठीक है, ए को बाय चांस 20 लाख को मिल गया तो ए को 15 लाख का मिल गया, देन ए विल गेट 5 लाख, है ना, 5 लाख. तो ये क्या करेगा, बी उसको 5 लाख वापिस कर देगा. ओके, तो यहाँ पर अल्टीमेटली
क्या हुआ, बैलेंस ए को मिला, जिसका भी ज्यादा अमाउंट होगा देन ही विल गेट द बैलेंस अमाउंट, दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ क्लेम, है ना। सेट ऑफ क्लेम में याद रखना दैट इट इज नॉट नेसेसरी कि डिफेंडेंट का अमाउंट प्लेंटिफ के अमाउंट से ही कम होगा, इट्स नॉट नेसेसरी। ऐसा भी हो सकता है कि ए का 20 लाख और बी का 25 है, तो अब बैलेंस ए को देना पड़ेगा बी को। okay, defendant amount should be less than the plaintiff amount, it is always not necessary, it may be more। okay, अब आ जाते हैं आपका वन मोर थिंग, लाइन। ये टर्म आपको पता होनी चाहिए एज ए स्टूडेंट ऑफ अ लॉ एंड एज अ स्टूडेंट ऑफ बिजनेस ऑल्सो। लाइन क्या होता है, सपोज ए फाइल अ सूट अगेंस्ट बी क्लेमिंग 50 लाख रुपीज, ठीक है, ए ने बी के ऊपर सूट फाइल कर दिया, किस चीज का, 50 लाख का। सो ए क्या करेगा, ए आगे देन लॉयर एंड डिपेंडिंग अमॉन द रिलीफ क्लेम लॉयर विल फिक्स हिज फीस। सपोज फीस ऑफ लॉयर इज 10 लाख, अब जो उसने लॉयर किया है वो अपॉइंट, वो 10 लाख ले रहा है, तो लॉयर विल बी पेड 10 लाख बिकॉज क्लेम इज फॉर 50 लाख। अब बी ने क्लेम कर दिया बाई चांस 25 लाख का, इसके ऊपर 25 लाख, तो ए को अल्टीमेट 25 लाख ही मिलेगा। अब ए अपने लॉयर को कहता है कि 50 लाख के सूट के लिए आपने 10 लाख जो फीस थी वो फिक्स की थी, पर मुझे तो 25 लाख ही मिलेगा, तो मैं आपको सिर्फ 5 लाख दूंगा, मतलब वो उसकी रेशो के अकॉर्डिंग क्या दे देगा, 10 की बजाय जस्ट 5 लाख दूंगा। then lawyer always has a claim upon the decree has been obtained but lawyer fees has not been paid, तो क्या होगा, then lawyer has a right to lion। अब ये lawyer का right है कि जो फीस एक्चुअल में ए को मिलनी थी, नाउ ऑन दैट अब लॉयर का एक राइट है, राइट टू लाइन अपॉन द डिक्री थ्रू द कोर्ट, लॉयर विल ऑब्टेन अ लाइन अपॉन द डिक्री, मींस अनलेस यू पे फीस और हिज लॉफुल चार्जेस डिक्री विल नॉट बी obtained, आपके फेवर में डिक्री आएगी ही नहीं, सिंपली बिकॉज ड्यू टू सेट ऑफ द प्लेंटिफ्स डिक्रिटल अमाउंट हैज गेट रिड्यूस्ड, कि उसकी अमाउंट रिड्यूस्ड हो गई है, लॉयर्स फीस विल नॉट गेट प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस्ड, लॉयर को अभी भी कितनी मिलेगी, 10 लाख ही मिलेगी, उसको 5 लाख नहीं मिलेगी, क्योंकि एक्चुअल में आपने उसको क्लेम बताया था 50 का, वो तो 50 के अकॉर्डिंग आपका केस को कर रहा था हैंडल, है ना, तो उसकी फीस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई रिडक्शन नहीं होगी, एंड लॉर्ड विल हैव द राइट टू लर्न फॉर हिज एंटायर फीस। okay, so this what your clause 2 says of rule 6। coming to order 8 rule 6 of sorry clause 3, क्लोज 3 क्या बात करता है, सपोज कीजिए ए ने प्लेंट डाली है बी के ऊपर, बी क्या देता है, रिटन स्टेटमेंट देता है। अब दोबारा जो होगा सेट ऑफ में क्या होता है, बी प्लेंटिफ बन जाता है, बी जब वापस केस डालता है तो बी क्या बन जाता है, प्लेंटिफ और ए डिफेंडेंट। तो अब यहाँ पे बी जो अपनी क्लेम जो वो रिटन स्टेटमेंट थी वो प्लेंट मानी जाती है, और वो जब ए को भेजेगा तो ए जब अपना आंसर या रिप्लाई देगा वो रिटन स्टेटमेंट के थ्रू देगा। सो ए ओरिजिनल प्लेंट थी, A versus B, so this was written statement of B, this is the plaint। इसके जब जवाब में जब there is a set of claim, तो here यहाँ की जो written statement थी set of में, A will be considered to be defendant, B will be considered to be plaintiff, so it is the written statement and it is plaint। जो B की written statement होती है वो क्या बन जाती है, in return plaint बन जाती है, ठीक है। तो इस पर प्लेंट वाले सारे रूल लग जाएंगे जो हमने प्लेंट में पढ़े हैं, और इस पर रिटन स्टेटमेंट के सारे रूल लग जाएंगे जब ए रिप्लाई करेगा रिटन स्टेटमेंट के, ठीक है, जो हमने ऑर्डर 7 में पढ़े थे। सो दिस इज ऑर्डर 7 रिलेटेड विद ऑर्डर 6 एंड ऑर्डर 8 रिलेटेड विद ऑर्डर 6। ऑर्डर 7 में हम रिटन स्टेटमेंट कर रहे हैं और ऑर्डर 7 में हमने प्लेंट की थी, तो वो सेम ऐसे चेंज हो जाएगा। सो दिस इज एक्चुअल व्हाट इज सेट ऑफ। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ, सेट ऑफ का इफेक्ट क्या होता है, सेट ऑफ इज बेसिकली ट्रीटेड एज अ प्लेंट ऑफ डिफेंडेंट। डिफेंडेंट एक तरीके से अपनी प्लेंट देता है, इट इज एज्यूम्ड दैट देयर आर टू सूट्स बट विच are tried singly, however no new suit number is given, also no effect is on the lieu of amount decreed if plaintiff withdraws or absents from the suit after the defendant files set off, it will have no effect on set of claim, therefore it will be have no effect on withdrawal of original claim। जो आपका ओरिजिनल सूट है वो चलता रहेगा, अगर सेट ऑफ से प्लेंटिफ बच रहा है तो उसका इफेक्ट एक नेक्स्ट सेट ऑफ में देखा जाएगा, नेक्स्ट सूट में देखा जाएगा, सॉरी। So order 8 set of rule 6 very very important, understand it, read examples,
आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. Still if you have any doubt, comment below. In next session I am going to tell you major illustrations related to rule 6 कि अलग अलग तरीके से क्या एग्जाम्पल, क्या आपके क्वेश्चन, क्या केस स्टडी पूछी जा सकती है related to this topic. Till then, have a good day. Thank you.